हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज दैट इज आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर और उसमें भी हम सबसे पहले करेंगे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस के इस क्वेश्चन पेपर में आए थे हमारे पास 26 क्वेश्चंस और ये 26 क्वेश्चंस जो हैं सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड पावर सीरीज। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगेन आपको मिल जाएंगी 2 पीडीएफ फाइल्स। एक पीडीएफ फाइल के अंदर आपको मिलेंगे हैंड रिटन क्वेश्चंस, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे वो आपको उस पीडीएफ फाइल्स के अंदर मिल जाएंगे। और एक पीडीएफ फाइल के अंदर मिलेंगे आपको रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि उन रिजल्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट्स के एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो आपको उस पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमें एक सीक्वेंस गिवन है एसएन इस तरीके से, और उसने हमसे पूछा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है एंड कन्वर्जन टू वन। सी पार्ट में कह रहा है कि मोनोटोनिक नहीं है एंड स्टिल कन्वर्जेस टू वन, एंड डी पार्ट में कह रहा है डाइवर्ज कर रही है। तो हम अपनी सीक्वेंस देखते हैं, तो हम एसएन को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एन इवन हुआ तो ये -1 की पावर एन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एन, एन ये हो जाएगा 1 + 1/n। और एन अगर हमारे पास ऑड हुआ तो ये -1 की पावर n -1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा -1/n। और हम देख सकते हैं कि ये वाली जो सीक्वेंस है और टर्म्स की, ये भी 1 की तरफ कन्वर्ज कर रही है अगर मैं n को इन्फिनिटी 10 कर रहा हूँ, और ये वाली सीक्वेंस भी 1 को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स की सीक्वेंस जो है अगर एक ही पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो एस एन है वो भी 1 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या यूज हुआ कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एन और इवन और एन और जो है ये दोनों मिलके क्या बनाती है, एस एन को बनाती है। मतलब कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस है एक। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारे पास ऐसा होता है कि एक सीक्वेंस हमारे पास 1 को जा रही है और दूसरी वाली भी 1 को जा रही है, तो जो ओरिजिनली जो उन दोनों को मिला के जो सीक्वेंस है, ओरिजिनली क्या सीक्वेंस है, एस एन, तो वो भी किसको कन्वर्ट करेगी, 1 को। बात करते हैं मोनोटोनिक की। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 डालें तो ये होएगा 1 - 1 0। और अगर हम यहाँ पे n को 2 डालें तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, राइट, क्योंकि -1 की पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव, एंड दैट विल बी 3/2। अगेन n की जगह 3 डालेंगे तो ये होएगा 1 - 1/3, एंड दैट विल बी 2/3। एंड आगे की टर्म्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं दो पेयर्स में दिख जाएगा कि जब 0 से 3/2 जा रहा हूँ मैं, तो मेरी सीक्वेंस क्या करी, इंक्रीज करी। और जब 3/2 से 2/3 गया, 3/2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, और 2/3 1 से छोटा होता है, तो ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक स्टेप में तो ये इंक्रीज हो गई, एक में डिक्रीज हो गई। तो मैं नहीं कह सकता कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और मैं नहीं कह सकता कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मतलब ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है ही नहीं, क्योंकि मोनोटोनिक के लिए क्या होना चाहिए, या तो हमेशा इंक्रीज करे या फिर हमेशा डिक्रीज करे। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में तो वो कह रहा है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उन वो दोनों तो हमारे पास गलत होंगे। सी ऑप्शन में कह रहा है कि मोनोटोनिक तो नहीं है लेकिन 1 को कन्वर्ज कर रही है, और यही हमारे साथ हो रहा है कि मोनोटोनिक तो नहीं है लेकिन कन्वर्ज वो 1 को कर रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड डाइवर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है वो, कि हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स कुछ इस तरीके से, और हमें बताना है कि वो 1 1 है इस इंटरवल में, इन इंटरवल में, और नहीं नॉट 1 1 है इन इंटरवल्स में, राइट। तो ऑब्वियसली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू का। तो फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक, तो अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, और डेरिवेटिव जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, तो ये हमें इम्प्लाई करता है कि हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, 1 1। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, अब हमें पता है कि ग्राफ अगर जो फंक्शन का है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो हर पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, हमें अलग इमेज मिलेगी। लेकिन ग्राफ का जो डेरिवेटिव जैसे ही 0 हो जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाता है, एक तरह से कांस्टेंट थोड़ा सा बिहेव करने लग जाता है। तो क्या हो सकता है हमारे पास, हो सकता है कि दो पॉइंट्स की इमेज जो है हमारे पास सेम आ जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि डेरिवेटिव या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए, बस यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, 6x² - 18x, एंड यहाँ से अगर 6x को कॉमन लें तो हमारे पास आएगा x - 3।
अब हमें चेक करना है कि ये एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? उसके लिए हम यूज करते हैं वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रियल लाइन प्लॉट करते हैं और जो भी फंक्शन है जिसको हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है उसकी जीरोस प्लॉट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3, ये है हमारा 0, ये है हमारा 3। अब वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, राइट हैंड से एक वेव शुरू करते हैं जो जीरो से पास हो रही हो, कुछ इस तरीके से, ये हर जीरो से पास होएगी। अब क्या होगा, हमें बताना है कि फंक्शन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव। तो अगर ये जो आगे जो कोफिशिएंट है हमारे पास, जैसे कि 6, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं और ऑल्टरनेट साइंस हम यहाँ पे फिर लगाते चले जाते हैं। तो अब इस फिगर का क्या मतलब है कि 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये वाला जो फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 से लेके 3 के बीच में ये वाला फंक्शन जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा, एंड माइनस इन्फिनिटी से 0 ये वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 कौन कौन से इंटरवल में होगा, ये इन तीनों इंटरवल में सेपरेटली। अगर सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं तो 1 1 होगा, सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं तो 1 1 होगा, सिर्फ इस इंटरवल की करूं तो 1 1 होगा। अब देखते हैं हमारे पास इंटरवल्स कैसे गिवन है। हमें पहला गिवन है -1 से 1। तो -1 जो है 0 के हमारे पास लेफ्ट में आएगा और 1 जो है 0 के राइट में आएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, अगर मैं इस इंटरवल से -1 से 1 की तरफ जाता हूँ तो जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो एक बार 0 हो जाता है। मतलब -1 से लेके 1 तक के रास्ते में मैं नहीं कह सकता कि मेरा डेरिवेटिव या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, क्योंकि कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है और कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमें कौन सा यहाँ पे रूल देखना है, हमें ये वाला जो रूल है यहाँ पे 1 1 के लिए, इसको सेटिस्फाई कराना है। अब 2 से 4, अगेन 2 जो है 3 के कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में, एंड 4 जो है राइट में। तो आधे के लिए तो फंक्शन क्या है, ये वाला नेगेटिव, और आधे के लिए है पॉजिटिव। मतलब आधे के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव है, आधे के लिए पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या है, बीच में एक बार 0 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 रहना चाहिए। ये हम पूरे इंटरवल के लिए कह रहे हैं कि जिस भी इंटरवल में हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हमारे इस वाले इंटरवल में भी ये वाली जो हमारे पास रिजल्ट है सेटिस्फाई नहीं होता। अब कह रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है इस इंटरवल में, चेक करते हैं। तो -4 से 0, अब -4 होगा हमारे पास यहाँ पे कहीं, और ये रहा हमारे पास 0। अब देखो -4 से 0 ये वाला फंक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहता है। मतलब डेरिवेटिव जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा मतलब 0 नहीं होएगा। तो मतलब कि फंक्शन कैसा होएगा, 1 1 होएगा। लेकिन इसने स्टार्टिंग में बोल दिया नॉट 1 1, तो ये स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा कि 0 4 में 1 1 वो नहीं है। अब देखते हैं, अगेन 0 ये रहा हमारे पास और 4 ये रहा हमारे पास। तो बीच में 3 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, तो 0 से 3 के बीच में तो डेरिवेटिव थोड़ा सा नेगेटिव है और उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब 0 से 4 के बीच में कॉन्स्टेंटली ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0 वो नहीं रहता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा, और यही उसने ऑप्शन डी में बोला है कि फंक्शन नॉट 1 1 है इस वाले इंटरवल में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो वेवी कर्व मेथड, और एक ये वाला रूल कि जब भी डेरिवेटिव जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो किसी भी इंटरवल में, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा रहता है, 1 1। और ये जो है इफ ओनली इफ वाली कंडीशन है कि अगर f हमारे पास 1 1 है तो मैं कह सकता हूँ या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा हमेशा या हमेशा नेगेटिव होगा, डेरिवेटिव जो है 0 नहीं रहेगा अगर मेरे पास फंक्शन 1 1 है। मैं इस रिजल्ट को मतलब कन्वर्सली भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हमें कुछ लिमिट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास फॉल्स होगी वो वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट वाली लिमिट में क्या कह रहा है हमारे पास, x अपॉन e की पावर x, और x जा रहा है इन्फिनिटी। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी डालता हूँ तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जाता है मेरे पास और यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जाता है, राइट। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए क्या यूज होता है हमारे पास, एल हॉस्पिटल्स रूल होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, तो ये लिमिट को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल में मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेता हूँ और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेता हूँ, इररिस्पेक्टिव। मैं यहाँ पे कोशेंट रूल नहीं लगाता। तो x का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 1, एंड e की पावर x का डेरिवेटिव इज अगेन e टू द पावर x। अब अगर यहाँ पे x को इन्फिनिटी डाला जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि ये वाली लिमिट क्या है, करेक्ट है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन में हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो मतलब ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव। तो इसको तो पहले लिमिट को हम
इस ये जीरो पॉजिटिव जो है इसको जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि अगर लिमिट h गोज टू जीरो जा रही है तो x की जगह क्या डाल दूंगा मैं, जीरो प्लस एच। तो अगर मैं x की जगह जीरो प्लस एच डालूंगा तो आएगा h, एंड अगेन x की जगह जीरो प्लस एच डालूंगा तो आएगा e की पावर 1/h। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अगर h जीरो को जा रहा है तो ये वाली टर्म तो जा रही है जीरो को, एंड e की पावर 1/0 इन्फिनिटी, ये वाली टर्म जा रही है इन्फिनिटी पे, राइट। तो इस चीज के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h गोज टू जीरो, 1/h को ऊपर अलग लिख लो और e की पावर 1/h को अलग लिख लो। अब हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि क्या हो, जब h जीरो की तरफ जाए तो ऊपर भी इन्फिनिटी बने और नीचे भी इन्फिनिटी बने, और जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाता है तो हमें पता है हमारे पास क्या होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल यूज हो जाता है। तो अब 1/h का डिफरेंशिएशन इज -1/h², राइट, एंड e की पावर 1/h का डिफरेंशिएशन अगेन e की पावर 1/h, और 1/h का अगेन करेंगे तो -1/h², राइट। तो ये -1/h² एंड -1/h² कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास वही रहेगी जो पीछे थी, h गोज टू जीरो। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, लिमिट h गोज टू जीरो, 1/e की पावर 1/h। अब h अगर जीरो को जा रहा है तो 1/0 किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, e की पावर इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, एंड 1/इन्फिनिटी किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, राइट। तो अगेन ये वाली लिमिट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा। अगेन हमें लिमिट x गोज टू जीरो पॉजिटिव निकालनी है, तो इसको फिर से हम h गोज टू जीरो में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर x की जगह मैं डालूंगा जीरो प्लस एच, तो अगेन ऊपर आ जाएगा मेरे पास साइन h, एंड 1+2, जीरो प्लस एच डालूंगा तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा 1+2h में, राइट। अब अगर h को जीरो जा रहा है तो साइन कहाँ जा रहा है हमारे पास, जीरो की तरफ, साइन जीरो इज जीरो, एंड h को जीरो यहाँ डालूंगा तो नीचे आ जाएगा 1, मतलब ये बन रहा है 0/1, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये हमारे पास जीरो के ही इक्वल होता है, एंड दैट इज अगेन जीरो, तो मतलब ये लिमिट करेक्ट है एंड ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट होने वाला ऑप्शन डी, बट फिर भी हम लिमिट कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये हमारे पास गलत क्यों है। अगेन x गोज टू जीरो पॉजिटिव है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, लिमिट h गोज टू जीरो में, x की जगह क्या डाल देंगे, जीरो प्लस एच, कॉस ऑफ जीरो प्लस एच क्या आएगा हमारे पास, कॉस एच, अगेन 1+2h, जैसे बिल्कुल ऊपर करते आ रहे हैं। अब अगर h को जीरो डाल देता हूँ तो cos जीरो हमारे पास होता है 1, और h को जीरो यहाँ डाल दूंगा तो ये टर्म जीरो हो गई, लेकिन एक 1 अभी भी बचा, तो 1/1 दैट इज 1, लेकिन यहाँ पे लिखा है जीरो, इसका मतलब ये लिमिट क्या है, इनकरेक्ट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी, इसलिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी लिमिट निकाली, और जो भी हमारे पास इनकरेक्ट थी हमने वो वाला ऑप्शन टेक कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमसे। हमें g एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है। g ट्वाइस डिफरेंशिएबल इसलिए गिवन है क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, f का डेरिवेटिव करेंगे तो g का जो डबल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये हमें 4 इक्वेशंस गिवन है, इसमें से हमें बताना कौन सी सेटिस्फाई करती है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, देखते हैं क्यों। तो हमें क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे सब जगह दिए हुए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और xy। तो हम ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो gy तो एज अ कांस्टेंट आएगा, इसका हो जाएगा 0। अब g डैश y अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई में x है, तो x का डेरिवेटिव इज 1, तो मेरे पास क्या आएगा, g डैश y। ठीक है, अब f को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब ये y का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, g डैश y हमारे पास। अब y के रिस्पेक्ट में अगर है तो x एज अ कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब उसको कांस्टेंट की तरह अलग रख लिया हमने, एंड g डैश y का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा g डबल डैश ऑफ y। अब हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, f ऑफ x y, राइट। तो f ऑफ x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं कि अगर f ऑफ x को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगेन ये y का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, g डबल डैश y। ठीक है, तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये देखो यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स दिखाई हैं मुझे, और जी डबल डैश के साथ क्या है, x मल्टीप्लाई। तो इसके साथ मैं x मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, f ऑफ y मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, g डबल डैश y। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, f ऑफ x y, और मैं उसमें ऐड कर दूं f x को,
सॉरी जी डैश वाई को, जो कि क्या है मेरे पास एफ एक्स। तो मेरे पास क्या निकल के आता है एक्स जी डबल डैश वाई प्लस जी जी डैश वाई, ऐसा सा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई। मतलब ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स में एक्स एफ वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स में एक्स एफ वाई एक्स वाई टाइम्स ऐड करता हूँ तो मेरे को एफ ऑफ वाई मिलता है। ठीक है, तो इसको ऐसे एनालाइज भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे ना हो रहा हो तो क्या करना है हमें, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करो और चेक करो कि एफ ऑफ वाई के इक्वल आता है कि नहीं। तो एक ऑप्शन ऐसे करके देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक जगह यहाँ पे डाल के देखो कि जी डैश वाई यहाँ पे हमने पुट कर दी, प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है हमें एफ ऑफ एक्स वाई से। तो ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी डैश प्लस एक्स जी डबल डैश। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे तो तीन टर्म्स आ गए एडिशन में, वो एफ ऑफ वाई के इक्वल तो नहीं हो सकता हमारे पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू डालनी थी हमें, तो वो क्या थी, जी डबल डैश वाई। तो ये हो जाएगी जी डबल डैश ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो हमारे पास कि जी डैश वाई प्लस वाई जी डबल डैश, जी डैश वाई प्लस एक्स है हमारे पास यहाँ, और यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ वाई। मतलब ये टर्म इसके इक्वल नहीं है, जी की टर्म्स तो इक्वल है लेकिन यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है। तो ये क्या है हमारे पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं हम इसे। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी नहीं आएगा, थर्ड आ जाएगा एंड फोर्थ पार्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स और वाई में, मतलब टू वेरिएबल्स में, और इस पॉइंट पे हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला इस डायरेक्शन में, जो कि क्या निकल के आया, जीरो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही लाइन की है कि इस फंक्शन का हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला एक पॉइंट पे इस डायरेक्शन में और वो निकल के आया हमारे पास जीरो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये कैसा हमारे पास दिया हुआ है, ये हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही हम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बस डायरेक्शन चाहिए होती है, उसका मॉडुलस हमें नहीं चाहिए होता। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के मोड की वैल्यू हमें बताओ। हमें चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसमें गिवन था हमें जीरो, तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा एच। ठीक है, ए का क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं ए कोमा बी पे अपना डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो a प्लस अल्फा एच। अल्फा क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास जो भी हम डायरेक्शन ले रहे हैं। सिमिलरली b माइनस वन है हमारे पास, और यहाँ पे बीटा हमने जो डायरेक्शन है उसका हमने y कोऑर्डिनेट लगाया और इनटू में h। ठीक है, अब बाकी का फॉर्मूला बिल्कुल डेरिवेटिव जैसा ही कि माइनस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास a कॉमा b पे और डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ये निकालना है हमें। ठीक है, टू प्लस अल्फा एच माइनस वन प्लस बीटा एच। तो हमने y की जगह पे ये डाला, हमारे पास ये आया, और x की जगह पे हमने टू प्लस अल्फा डाला तो हमारे पास ये निकल के आया। और f ऑफ टू कॉमा माइनस वन का स्क्वायर वन एंड e की पावर टू इंटू टू फोर, तो ये हो जाएगा e की पावर फोर एंड डिवाइडेड बाय h। अब अगर h को मैं जीरो यहाँ पे पुट करूंगा तो ये e की पावर फोर में ही कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि डायरेक्शनल जो हमारे जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है उसका काम ही यही होता है कि इन दोनों को बहुत क्लोज लेके आना है। तो अगर h को जीरो डालूंगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का वन, यहाँ h को जीरो डालूंगा बचेगा e की पावर फोर, e की पावर फोर माइनस e की पावर फोर जीरो हो जाएगा, एंड h को जीरो डालूंगा तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो बाय जीरो का हमें पता है क्या हमारे पास सोल्यूशन होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो हमने क्या किया, e की पावर टू टू प्लस अल्फा एच हमारे पास दोनों टर्म्स में आएगा। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ माइनस वन प्लस बीटा एच, और बीटा एच का आएगा हमारे पास बीटा, वो बीटा हमारे पास ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा ई प्लस टू टू प्लस अल्फा एच, वो हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली जब हम ई की पावर टू प्लस टू अल्फा एच का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एज इट इज आएगा, वो हमने बाहर लिख लिया, और टू इंटू टू प्लस अल्फा एच। अब एच का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू टू, तो हमने टू अल्फा जो है यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लगा दिया, क्योंकि टू अल्फा एच का डेरिवेटिव होगा टू अल्फा। ठीक है, और नीचे तो एच का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा वन। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये वाली टर्म तो हमारे पास, अगर हम h को जीरो लेके जाते हैं तो ये हो जाएगी e की पावर फोर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है e की पावर फोर में। अब अगर मैं h को यहाँ जीरो डालूं तो ये हो गया माइनस वन इंटू टू बीटा, दैट इज माइनस का टू बीटा, एंड h को यहाँ जीरो डालूंगा तो माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज प्लस वन, तो प्लस का टू अल्फा। ठीक है, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लिया, और वो हमें उसने कितना बताया था कि निकालने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए हमारे पास। ठीक है,
अब e की पावर 4 तो 0 नहीं होता हमारे पास, तो मतलब कि -2 बीटा प्लस 2 अल्फा हमारे पास क्या आने वाला है, 0। तो मतलब कि 2 बीटा हमारे पास किसके इक्वल आने वाला है, 2 अल्फा के, और वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि अल्फा किसके बराबर आने वाला है हमारे पास, बीटा पे, राइट। अब देखो, अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का मॉड निकालना है तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए, और हमारे पास यहाँ अल्फा और बीटा में एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अल्फा और बीटा में एक रिलेशन और ढूंढना है, तो उस समय क्या करूंगा, मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, तो मैं उनको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसने एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करी थी, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी छुपी हुई है, कि ये हमारे पास क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है, और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का जो मोड होता है हमारे पास वो क्या होता है, यूनिटी होता है हमारे पास। अब देखो एक रिलेशन ये है, एक ही रिलेशन ये है, अब हमारे पास क्या निकल के आने वाली है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा √2 अल्फा एंड प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ पे दोनों साइन लेते हैं, एंड दैट इज 1। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, +(1/√2), राइट। तो मतलब कि अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। तो अगर अल्फा हमारे पास 1/√2 होता है या फिर -1/√2 होता है, तो रिस्पेक्टिवली हमारे पास आंसर सेम आने वाले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। देखो जब अल्फा 1/√2 होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर हैं, तो बीटा की वैल्यू भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। सिमिलरली -1/√2 पे आएगी -1/√2। तो मतलब कि एक पेयर हमें ये मिल गया, एक पेयर हमें ये मिल गया। तो दोनों पे मोड कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं 1/√2 ले रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का मोड क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, 2/√2 के इक्वल। तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √2, राइट। तो यहाँ पे √2 ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। और देखो अगर हम -1/√2 और -1/√2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस ऐड होके ये ऐड ही होंगे हमारे पास, और हमारे पास नेगेटिव आएगा, लेकिन ये मॉडुलस क्या करेगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, एंड अगेन हमारे पास क्या आएगा, √2, राइट। हमें मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉड गिवन है, तो मॉड उसका निकालेंगे तो अगेन क्या आएगा हमारे पास, √2 आएगा, एंड अगेन हमारे पास √2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हमें पावर सीरीज गिवन है और हमें इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, और इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान होता है हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास, 1/r का फॉर्मूला होता है लिमिट सुपीरियर ऑफ an की पावर 1/n, ठीक है। हमने यहाँ an+1/an इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे पावर n² गिवन है। तो अगर n² से पावर एक कम हो जाएगी तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने में इजी रहेगा, राइट। तो ये हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है हमारे पास, तो यहाँ पे सुपीरियर वर्ड जो है मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव ही टर्म है हमारे पास। तो क्या होगा, ये n+2/n, और n² को मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक पावर बचेगी n, एंड ये हमें पता है सीधा किस पे जाता है, e² पे जाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो ये क्या है, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी है ये सारी। तो अगर मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ आता है 1+2/n टू द पावर n, ठीक है। तो ये एक एज अ फॉर्मूला भी होता है कि अगर मेरे पास 1+a/n है, यहाँ पे कुछ भी है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऊपर पावर n है हमारे पास, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाता है, जो भी a होता है हमारे पास, यहाँ a की पावर a। लेट्स से अगर यहाँ पे 2 की जगह a होता ना, तो ये e की पावर a पे ही हमारे पास कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रखना है आपको, तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लो, 1+1/n/2। 2 को हमने ले लिया n के साथ, ठीक है। अब अगेन हम ऊपर वाले n को क्या बनाएंगे, n/2 बना देंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब n को हमने 2 से डिवाइड भी करा और 2 से मल्टीप्लाई भी करा। अब यहाँ पे भी n/2 आ गया और यहाँ पे भी n/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर n इंफिनिटी को जाएगा, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास टर्म है, ये वाली टर्म, ये किसको जाएगी, e को, है ना। हमें पता है कि 1+1/n की पावर n जो है वो e की तरफ जाती है। बस अब यहाँ n की जगह क्या है, n/2, और ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये किसकी तरफ जाएगी, e² की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास 1/r की वैल्यू आ गई e², तो r आ जाएगा हमारे पास 1/e²। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली
डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है 1/r का, तो कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है हमारे पास उससे सॉल्व हो, लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कि 1/r हमारे पास एक और लिमिट के इक्वल होता है, दैट इज an+1/में an। ठीक है, हम इससे भी जो है अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, और ये यूजुअली तब काम आता है जब हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो an+1 और an के फैक्टोरियल्स क्या है उस हिसाब से कैंसिल आउट हो जाते हैं।